अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाईटी और इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज एक खास एक्सरसाइज करने वाले हैं अपनी रीडिंग क्लास में। वॉल स्ट्रीट जर्नल से, जो कि अमेरिकन न्यूज़पेपर है, उसका एक आर्टिकल हम पढ़ेंगे, इंडियाज़ स्टॉल्ड राइस। ये आर्टिकल लिखा हुआ है इंडिया की स्टोरी पे। पिछले 50 साल में कैसे एक गरीब नेशन से इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट डेवलपिंग इकॉनमीज़ में से एक इकॉनमी बन गया। बहुत ही अच्छा लिखा हुआ आर्टिकल है। ये आपका मैं क्विज़ आपको दिखा दूं। 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कुछ कॉम्प्रिहेंशन के हैं, कुछ ग्रामर के हैं, कुछ वोकैबलरी के हैं। आपको अगले आधे पौने घंटे में आर्टिकल को अच्छे से समझना है और सभी क्वेश्चंस को आपको करना है आंसर। क्लास के लास्ट में मैं क्विज़ का आपको दूंगा सोल्यूशन। अभी शुरू कर लेते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है इंडियाज़ स्टॉल्ड राइस। राइस का मतलब होता है चढ़ाव, किसी चीज़ का उठ खड़े होना, प्रोग्रेस करना, प्रोग्रेस। कह रहा है इंडिया की स्टॉल्ड प्रोग्रेस। स्टॉल्ड मतलब डिलेड, पोस्टपोन्ड। जिस रफ्तार से शुरू हुई थी उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रही है, स्टॉल्ड हो चुकी है। कह रहा है इंडिया की धीमी बढ़ती हुई या डिले होती हुई प्रोग्रेस। स्टॉल्ड वर्ड को नोट करें, वो चीज़ जो धीमी पड़ जाए, डिले हो जाए, पोस्टपोन्ड हो जाए। चलिए, ये प्रोग्रेस क्यों धीमी पड़ी मालूम चलेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से। आर्टिकल लिखा है अरविंद सुब्रमण्यम और जॉर्ज फेलमन ने। इस तरह के आर्टिकल्स में आपको नई नई स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि अमेरिकन स्टाइल के अंदर लिखा हुआ आर्टिकल है, अमेरिकन इंग्लिश में। तो ये आपके दिमाग को, राइटिंग स्किल्स को, आपकी रीडिंग स्किल्स को अच्छे से कंडीशन करता है। जरूरी है इस तरह से पढ़ना आपको। कह रहे डिस्पाइट टेलिंग प्रोग्रेस इन बिल्डिंग द हार्डवेयर ऑफ इकोनॉमिक सक्सेस, इंडिया स्ट्रगल्स टू फिक्स पॉलिसी सॉफ्टवेयर। कह रहे बावजूद, डिस्पाइट आप जानते हैं ना, बावजूद। कह रहे बावजूद प्रोग्रेस के, और प्रोग्रेस कैसी, बहुत ही टेलिंग। टेलिंग का मतलब होता है जो आपको देखने में टेल करे। टेलिंग का मतलब होता है वेरी पावरफुल, कन्विंसिंग, देखते ही पता लग जाए बड़ी ही तगड़ी है। कह रहे बावजूद तगड़ी सी प्रोग्रेस के, टेलिंग प्रोग्रेस के, जो है बिल्ड करने में, बनाने में, कंट्री के इकोनॉमिक सक्सेस को, उसके हार्डवेयर को। हार्डवेयर हर वो चीज़ है जिसको आप छू सकें, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर को आप हार्डवेयर बोल सकते हैं। तो बावजूद आर्थिक सक्सेस के, हार्डवेयर को बनाने की बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस के, इंडिया आज भी स्ट्रगल करता है, जूझ रहा है अपने पॉलिसी सॉफ्टवेयर को, पॉलिसी की नीतियों को फिक्स करने में, उनको सही करने में। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बनाया, मैन पावर भी खूब है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, बहुत लोग इंग्लिश बोलते हैं, है ना। सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन सरकार का पॉलिसी का ढांचा इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से प्रोग्रेस धीमी पड़ चुकी है। सब्जेक्ट आपका इंडिया, वर्ब आपकी स्ट्रगल्स। ग्रीन कलर में मिलेगा सब्जेक्ट, पिंक कलर में मिलेगी वर्ब्स। सब्जेक्ट वर्ब्स को आपको पकड़ते जाना है अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, इसको इन स्पाइट ऑफ या नॉट विद स्टैंडिंग भी बोलते हैं। लिखा नहीं है आज मैंने, आप ऑलरेडी जानते हो। डिस्पाइट के बाद ऑफ मत लगाना, इसका सिनोनिम है इन स्पाइट, उसके बाद ऑफ हमेशा आता है। टेलिंग मतलब हर वो चीज़ टेलिंग है जो आपको उसके चेहरे से, जो है ना, वो बयान कर दे आपको। टेलिंग मतलब बयान करने वाली, टेल करने वाली, जिसको देखते ही आपको पता लग जाए बड़ी तगड़ी चीज़ है, वो अपने आप में टेलिंग कहलाती है। ऐसे इस वर्ड को याद रखें। अब आपसे एक सवाल पूछूंगा, हार्डवेयर, इस वर्ड को देख करके कोई रूल जो आपके दिमाग में ट्रिगर होता है या नहीं? अपने आप से पूछो पहले, हार्डवेयर नाम का वर्ड देख करके कौन सा ग्रामर रूल आपके दिमाग में आता है? आना भी चाहिए। अभी मैं आपको पूरा डिटेल में करवा देता हूँ। चलो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों इसी टाइप के वर्ड हैं। ये वो सभी वर्ड्स हैं जो देखने में लगते हैं काउंटेबल होंगे, लेकिन एक्चुअली अनकाउंटेबल वर्ड्स हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर, ज्वेलरी, रिसर्च को काउंटेबल नहीं मानते हैं। लेजिस्लेशन, एडवाइस, ब्रेड, पेपर, इक्विपमेंट, आर्टिलरी, ग्लास, क्लोथ, न्यूज़ और इंफॉर्मेशन, सब के सब आप देख रहे हो। इन पे क्वेश्चंस देखते हो आप एग्जाम से, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर, है ना। ब्रेड, एडवाइस और रिसर्च पे तो बहुत देखे होंगे। अब देखो इनको अप्लाई कैसे करना है इस फॉर्मूला को। द पुअर चाइल्ड हैड ओनली 2 ब्रेड्स, गरीब बच्चे के पास सिर्फ 2 ही ब्रेड्स थी। अब हिंदी में तो अपने गिन लेते हैं, 1 ब्रेड, 2 ब्रेड, 3 ब्रेड, 5 ब्रेड। इंग्लिश में ब्रेड नाम का नाउन गिना नहीं जा सकता। इट लुक्स काउंटेबल बट इट इज़ एक्चुअली अनकाउंटेबल। क्यों? क्योंकि ब्रेड एक मटेरियल है, जो आप गिनते हो ना वो होता है ब्रेड का पीस। तो आप यहाँ लिखेंगे 2 पीसीज ऑफ ब्रेड। ब्रेड के आगे से एस को निकाल देना। याद रखना इन नाउन्स का कि कभी एस
आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये नाउन तो मटेरियल नाउन है, इनको काउंट करने का पॉसिबल है ही नहीं। तो आप जब भी इनको काउंट करना चाहें तो पीसीज नाम के वर्ड से काउंट करें। द स्टूडेंट आस्क्ड फॉर सम पेपर्स फ्रॉम द एग्जामिनर, बच्चे ने एग्जामिनर से थोड़े से पेपर्स को मांगा। अब पेपर मांगे होंगे हिंदी में ठीक है, लेकिन इंग्लिश में क्या मांगेंगे? पेपर्स नहीं, पेपर मांगा जाएगा, और यहाँ लिखोगे सम पीसीज ऑफ पेपर। ठीक है। ग्रैंडपा गेव हिम 3 वैल्यूएबल एडवाइसेस, दादाजी ने उसको 3 सलाहें दी। सलाह नाम का वर्ड इंग्लिश में नहीं गिना जाता है, तो क्या करें भाई? 3 पीसीज ऑफ वैल्यूएबल एडवाइस, एडवाइस के आगे से ऐसे निकाल देंगे। ऑल दिस इक्विपमेंट्स आर टू बी सोल्ड इन ऑक्शन, ये सारे के सारे इक्विपमेंट बेचे जाएंगे। आर टू बी सोल्ड पैसिव वॉइस में, ये बेचे जाएंगे एक ऑक्शन में। वॉइस पैसिव नहीं है, इन्फिनेटिव पैसिव है, टू बी सोल्ड। ठीक है ना। अब देखो इक्विपमेंट्स नहीं गिन सकते हो, एस को निकालो। अब देखो बहुत सारे हैं, तो ऑल पीसीज ऑफ दीज इक्विपमेंट्स, ऐसा आप इसको, है ना, ऐसा आप इसको लिखेंगे। तो याद रखना इस फॉर्मूला को, छोटा सा फॉर्मूला है। अब देखो ब्रेड के केस में पीस की जगह पे लॉफ आ जाता है या स्लाइस आ जाता है, सिर्फ ब्रेड के केस में। लॉफ और स्लाइस ब्रेड स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, पीस की जगह इनको यूज करें। पेपर के केस में यहाँ पे आ जाता है लीफ। ठीक है, लीफ, तो ऐसा भी लिख सकते हो, लॉफ ब्रेड स्लाइस, मतलब ब्रेड को लॉफ और स्लाइस, पेपर को पीस की जगह लीफ भी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ इस आर्टिकल की वोकैबुलरी पे, सारी वोकैबुलरी को एक साथ देख पाएंगे ताकि स्मूथली इसको पढ़ते जाएं। उसी के साथ ऐड करना चाहूँगा, देखिए अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, यूपीएससी, पुलिस, टीचिंग या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स, तो इन सभी के लिए मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको रेफर करूंगा, सजेस्ट करूंगा टेस्टबुक.com। इंडस्ट्री लीडर है और इसकी खूबी ये है कि 450 एग्जाम्स के 32,000 मॉक टेस्ट को एक सिंगल पैकेज बना के इन्होंने रखा हुआ है। अब ये 32,000 मॉक टेस्ट अलग अलग वैरायटी के हैं, डिफिकल्टी लेवल के, ईजी भी मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे, डिफिकल्ट भी मिलेंगे। आप हर तरीके से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। ये सिंगल पैकेज 32,000 मॉक टेस्ट का सभी एग्जाम्स का 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिलता है 399 में, और 3 साल की वैलिडिटी के साथ मिलता है 599 में। लेकिन ये प्राइस आपको नहीं देना है, आपको लगाना है कोड YT10। जैसे ही इस कोड को लगाएंगे 15% ऑफ लेंगे। 399 वाला 339 में और 599 वाला 509 में आपको मिल जाएगा। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ, फायदा उठा सकते हैं, कोड जरूर लगाएं YT10। 31 जनवरी तक टेक्स्ट बुक आपको 6 मंथ की एडिशनल वैलिडिटी दे रहा है 1 ईयर के पास पे, तो 6 महीने की एडिशनल वैलिडिटी का फायदा उठा लेना। आज के वर्ड्स देखें हमने, देखो आज वर्ड है हमारे पास डिसर्निबल, टेंजिबल, एवर्स, मायर्ड और रेजर्वॉयर। 2-3 नए हैं, 2-3 पुराने हैं। डिसर्निबल, ऐसी चीज़ जिसको डिसर्न कर सकें, जिसको नोटिस कर सकें, जिसको महसूस कर सकें, है ना। डिसर्निबल का सिनोनिम होता है टेंजिबल, एविडेंट, पैल्पेबल या परसेप्टिबल। हर वो चीज़ जो आपके लिए रिमार्केबल हो, जिसको आप महसूस कर सकें ना, नज़रअंदाज ना कर सकें, वो होती है डिसर्निबल। द GST हैज़ ब्रॉट नो डिसर्निबल बेनिफिट्स टू द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू। GST नहीं लेकर के आया कोई भी महसूस किए जा सकने वाले बेनिफिट को सरकार की इनकम में, सरकार के रेवेन्यू में। तो हुआ होगा कुछ बेनिफिट, लेकिन देखने में महसूस नहीं होता है ऐसा कोई रेवेन्यू GST से मिला हो। डिसर्निबल, अब देखो इसका सिनोनिम है टेंजिबल, लेकिन टेंजिबल वर्ड को मैं अलग से लेके समझा रहा हूँ, क्योंकि टेंजिबल डिसर्निबल का सिनोनिम होने के साथ साथ एक और मीनिंग भी रखता है। टेंजिबल का पहला मीनिंग तो वही है समथिंग नोटिसेबल, डिसर्निबल वाला। दूसरा मीनिंग है समथिंग विच कैन बी टच्ड, ऐसी चीज़ जिसको आप छू सकें वो टेंजिबल होती है, जिसको ना छू सकें वो इनटेंजिबल होती है। आया समझ में? जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, ये आपका टेंजिबल एसेट है। आपके जेब में जो मोबाइल फ़ोन है वो आपका टेंजिबल एसेट है, आप उसको छू सकते हो, किसी को सेल कर सकते हो, है ना। लेकिन आपके दिमाग में जो नॉलेज है वो आपका इनटेंजिबल एसेट है। आपकी नॉलेज कोई छू नहीं सकता है, सिर्फ महसूस की जा सकती है। आई बात समझ में? तो टेंजिबल को टच से भी कनेक्ट किया जाता है एडिशनल मीनिंग में। आज इस वर्ड को आप देखने वाले हैं टेंजिबल को। तो पहले तो पहला वाला मीनिंग हो तो बिल्कुल वैसा ही है, ऊपर वाले सेंटेंस ऐसे रख दिया मैंने। दूसरा वाला देखो, द कंपनी हैज़ टेंजिबल एसेट्स ऑफ वर्थ $100 बिलियन। कंपनी के पास टेंजिबल एसेट्स हैं, छू सकने वाले एसेट्स हैं $100 बिलियन के, जिसमें मशीनरी है, प्लांट है, लैंड है ना। तो इसको रियल, पैपेबल या एविडेंट भी बोलते हैं। चलिए ध्यान रखना, यही क्वेश्चन दिमाग में आपके आएगा फिर कभी, सर डिसर्निबल और टेंजिबल में क्या फ़र्क होता है। एक मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन टेंजिबल का एक एडिशनल मीनिंग है, टच किया जा सकने वाली चीज़। अवर्स, एवर्स का मतलब होता है परहेजी, किसी चीज़ को, काम को करने से हेजिटेंट। किसी काम को करने के लिए जब आप तैयार ना हो तो उस काम के लिए आप एवर्स हो जाते हैं। और एवर्स के बाद में टू लगा के आप बताएं जिस काम को करने के लिए आप तैयार नहीं हैं, हेजिटेंट है,
संकोची हैं, है ना। मोस्ट अनसक्सेसफुल पीपल आर अवर्स टू चेंज, ज़्यादातर नाकामयाब लोग दुनिया में संकोची होते हैं चेंज को लेकर के, बदलाव को वो महसूस नहीं कर पाते हैं और बदलाव से बचने की कोशिश करते हैं। यही सक्सेस और अनसक्सेसफुल पर्सन के बीच का जो है फ़र्क होता है। एवर्स टू, ठीक है। अब इसका सिनोनिम है रिलक्टेंट, अनविलिंग, डिसइंक्लाइंड, लोथ, ये सब जो है आपके एवर्जन को बताते हैं, है ना। रिलक्टेंट नाम के वर्ड को आज आप आर्टिकल में देखेंगे, किसी काम को करने के लिए परहेज करने वाला रिलक्टेंट। सबके बाद में टू आता है, अनविलिंग टू, रिलक्टेंट टू, डिसइंक्लाइंड टू, लोथ टू, एवर्स टू, ये सब के सब ऐसे ही चलेंगे। चलिए एक वर्ड है मायर्ड, ये मायर्ड वर्ड बना है मायर नाम के नाउन से। मायर का मतलब होता है दलदल, दलदल समझते हो ना, तो मायर्ड का मतलब होता है दलदल में फंसा हुआ, चाहे तो वैसे फंसाओ और चाहे वैसे फंसाओ, है ना। लिटरली या फिगरेटिवली अगर आप फंसे हो किसी काम में तो मायर्ड होते हैं। द वर्ल्ड इकोनॉमी इज मायर्ड इन द कोविड-19 इंड्यूस्ड रिसेशन, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था दलदल में फंसी हुई है कोविड-19 के इंड्यूस्ड, कोविड-19 के द्वारा लगाए गए रिसेशन के दलदल में। आया समझ में, फंसा हो ना किसी चीज़ में, इसको कोट या एंटेंगल्ड भी बोलते हैं। ये मायर्ड नाम का वर्ड भी आज आप आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट वर्ड है रिजर्वॉयर, ये वर्ड बना रिजर्व से, रिजर्व मतलब जो एक्स्ट्रा रखा हो, रिजर्वॉयर मतलब एक लार्ज स्टोरेज जिसमें आप एक्स्ट्रा रखी हुई चीज़ों को, एक्स्ट्रा चीज़ों को डाल देते हैं, पटक देते हैं, है ना, स्टोरेज को बोलते हैं रिजर्वॉयर। स्टोर रूम है, कोई गोडाउन है, वो सब के सब रिजर्वॉयर्स हैं। इंडिया स्मॉलर सिटीज़ आर अ रिजर्वॉयर ऑफ अनटैप्ड टैलेंट एंड पोटेंशियल, भारत के छोटे शहर एक बहुत बड़ा स्टोरेज है, जो गोडाउन है, पूल हैं अनटैप्ड टैलेंट के और पोटेंशियल के, ऐसे टैलेंट और पोटेंशियल जिसको टैप नहीं किया गया, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, जिसका फ़ायदा देश ने नहीं उठाया। आया समझ में, छोटे शहरों में टैलेंट बहुत मिलेगा। अब रिजर्वॉयर के सिनोनिम में पूल, स्टॉक पाइल, रेपोजिटरी, रेपोजिटरी बहुत ही अच्छा वर्ड है रेपोजिटरी, ठीक है, जहाँ पे आप चीज़ों को स्टोर करते हो, रेपोजिटरी। तो 5-6 वर्ड्स हैं, डिटेल में कर लिए हैं। अगर रोज़ कर सकते हो इस आर्टिकल को, मेरे साथ पढ़ सकते हो, जो भी मैं क्लास करवाता हूँ, इन वर्ड्स को अगर रिपीट करते हो तो वोकैब का पोर्शन आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आ जाओ आर्टिकल पे, समरी टाइम, एक समरी आपको दे दें, किस बारे में लिखा हुआ पता लगे। देखिए इंडिया एक गरीब देश था, 47 में आज़ाद हुआ, पाकिस्तान इंडिया अलग अलग हुए, बहुत सारी वॉर्स लड़ी इंडिया ने, उसके बाद में हालत पतली हो गई, 1992 में आ गया इंडिया की, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से इंडिया जूझ रहा था। जो हालत आज की डेट में पाकिस्तान और श्रीलंका की है वही इंडिया की थी 1992 में। तो 92 में क्या हुआ, इंडिया ने प्रोग्रेस करना शुरू किया, अचानक से हमने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किया और 92 से 2008 के बीच में इंडिया ने बहुत ही तगड़ी प्रोग्रेस की, ऐसी तगड़ी प्रोग्रेस की कि दुनिया भर की निगाहें चाइना से, जापान से, यूएस से हट करके इंडिया की तरफ आ गई। लेकिन 2008 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, वो इवेंट क्या था, 2008 का इकोनॉमिक रिसेशन। उस रिसेशन के बाद से 2020 तक, 8 से 20 तक इंडिया की रफ्तार जो है एक थम सी गई ओवरऑल पूरी दुनिया में इकोनॉमिक प्रोग्रेस की। हमारा आर्टिकल इस पूरी जर्नी को क्रॉनिकल कर रहा है और फिर ये बता रहा है कैसे कोविड आने के बाद में जब दूसरा बड़ा इवेंट हुआ, इंडिया की रफ्तार फिर से तेज़ी से बढ़ने लगी। कोविड के बाद से इंडिया ने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किया है और फिर से वही 92 वाली प्रोग्रेस को लाने की कोशिश कर रही है। तो कैसे गरीब देश से फास्टेस्ट डेवलपिंग इकॉनमी और कैसे फास्टेस्ट डेवलपिंग इकॉनमी से एक जो है साइड लाइंड इकॉनमी, और कैसे साइड लाइंड इकॉनमी से इंडिया फिर से सुपर पावर के रास्ते पे है, ये अमेरिकन मैगजीन के अंदर लिखा हुआ आर्टिकल है। आया समझ में। आज के आर्टिकल की टोन है एनालिटिकल, एनालाइज कर रहा है पूरी सिचुएशन को, पिछले 30 सालों में इंडिया के अंदर क्या क्या हुआ है। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। कह रहा है फॉर मच ऑफ द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 21st सेंचुरी इंडियाज इकोनॉमी कैप्टिवेटेड द वर्ल्ड्स इमेजिनेशन। कह रहा है फॉर के लिए, मच मतलब ज़्यादातर, और किसका मच भाई, पहले डेकेड का, पहले दशक का, और दशक किसका, 21st सेंचुरी का, 21वीं सदी का, यानी सन 2000 से 2010 के बीच का वक्त। कह रहा है इस 10 सालों के एक ज़्यादातर बड़े हिस्से में, मच ऑफ द फर्स्ट सेकंड में, इंडिया ने कैप्टिवेट कर लिया, इंडिया ने फैसिनेट कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, मंत्रमुग्ध कर दिया, हिंदी बोलते हैं मैस्मराइज करना, मंत्रमुग्ध करना। तो इंडिया ने हिप्नोटाइज कर लिया पूरे वर्ल्ड की इमेजिनेशन को, पूरे वर्ल्ड की, समझ गए ना इमेजिनेशन क्या बोलते हैं हिंदी में, है ना, सोच को। चलिए इंडियन इकोनॉमी की वर्ड है कैप्टिवेटेड, इमेजिनेशन आप जानते हैं, कैप्टिवेट का मतलब होता है किसी को अपना मंत्रमुग्ध कर लेना, वश में कर लेना, मैस्मराइज कर लेना, हिप्नोटाइज कर लेना, फैसिनेट कर लेना, खूब अट्रैक्ट कर लेना, है ना। इसके अंत नहीं है, इसके जितने मर्जी सिनोनिम लिख दूं मैं यहाँ पे, है ना, एल्यूर है और भी है, तो लिखते जाओ जितने मर्जी, एंटाइज लिख लो। चलिए अब कैसे किया कैप्टिवेट वो आगे बताएगा नेक्स्ट सेंटेंस में, ये वर्ड पकड़ लेना कैप्टिवेट को, है ना, मंत्रमुग्ध करना। कर अदर कंट्रीज लुक्ड ऑन enviously
as India became the fastest growing free market democracy, seemingly vaulted effortlessly from the status of a nation mired in poverty into that of a high-tech car owning मिडिल क्लास सोसाइटी। तो कह रहे इंडिया ने एक बहुत बड़ी करवट ली। हुआ कैसे? दूसरी कंट्रीज जो है वो लुक ऑन करती रही। लुक ऑन करने का मतलब होता है टकटकी लगा के देखते रहना। लुक मतलब देखना, लुक ऑन का मतलब है टकटकी लगा के देखना। दूसरे देश जो हैं टकटकी लगा के देखते रहे बड़ी ही जेलसी के साथ। एनवियसली मतलब फुल ऑफ एनवे। एनवे होती है आपकी जेलसी, है ना। तो जेलसी के साथ में देखते रहे। और कैसे? जैसे ही इंडिया बन गया फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्री मार्केट डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे तेज ग्रो करने वाली फ्री बाजार, फ्री डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी भी। और कैसे हुआ ये काम? ये देख जाहिर तौर पे सीमिंगली या एविडेंटली वॉल्ट करते हुए, एक उछाल मारते हुए, जंप मारते हुए, बिना किसी एफर्ट के, एफर्टलेसली। और कहाँ से? उस स्टेटस से जो एक नेशन का था, जो दलदल में फंसी हुई थी, माइड थी पॉवर्टी के, गरीबी के। और वॉल्ट किस में किया? उछाल किस में मारी? ऐसी एक नेशन में मारी जो थी हाईटेक कार ओनिंग मिडिल क्लास सोसाइटी वाली। आया समझ में? तो ऐसे 10 सालों में इंडिया ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया, गरीबी वाला देश कार ओनिंग और हाईटेक मिडिल क्लास सोसाइटी वाला देश बनने लगा। चलिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर आप देखेंगे। कंट्रीज की वर्ब है लुक्ड ऑन। लुक्ड ऑन यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब समझ सकते हो आप, है ना। वैसे फ्रेजल वर्ब नहीं है, इसको बोलते हैं वर्ब फ्रेज। यहाँ पे कुछ नया नहीं कर रहा है ऑन नाम का प्रेपोजिशन। लुक ऑन का मतलब देखना ही होता है ना, लुक का मतलब भी देखना ही होता है। कभी एक अलग से वीडियो करेंगे जहाँ पे आप फ्रेजल वर्ब कैसे डिवाइड की जाती हैं, कैसे उनमें प्रेपोजिशन के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाता है, मैं आपको अलग से समझाऊंगा। अभी आगे बढ़ते हैं। वर्ब होगी एनवियसली मतलब विद फुल ऑफ, विद एनवे, विद जेलसी, जब आप किसी चीज़ को जलन के साथ देखते हो। इंडिया की वर्ब बिकेम। सीमिंगली मतलब जाहिर तौर पे, एविडेंटली या अपरेंटली भी बोलते हैं। वॉल्ट करना मतलब होता है बाउंस करना, जंप करना। मायर्ड मतलब दलदल में फंसा हुआ, ट्रैप्ड या स्टक। ये मायर नाम के नाउन से बना है जिसका मतलब होता है दलदल। मायर नाम के नाउन का दूसरा फॉर्म होता है क्वैग मायर, है ना। दलदल को मायर भी बोलते हैं और दलदल को क्वैग मायर भी बोलते हैं। क्वैग मायर इसके लिए एक प्रॉपर वर्ड है दलदल का। चलिए, ये दैट क्यों आया यहाँ पे? अपने आप से पूछो, ये दैट क्यों आया यहाँ पे? दैट ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है? चलो, दैट और दोज वाली एरर आपको करवाई हुई है ना। इंडिया वॉल्ट किया स्टेटस से एक नेशन के जो था ऐसी पॉवर्टी वाला, और किसमें? एक ऐसे नेशन के स्टेटस में। तो स्टेटस ऑफ अ नेशन दूसरी बार ना लिखने की वजह से यहाँ पे हमने दैट लिख दिया। आया समझ में ना? तो यहाँ से पॉवर्टी से दूसरे स्टेटस में आया जो कि हाई अर्निंग सोसाइटी वाला है। चलो, पावर्ड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी companies such as Infosys, TCS and Wipro, the country was poised to be a global player, perhaps even an economic superpower. कह रहा है पावर्ड होकर के, और किसके द्वारा? आईटी कंपनीज के द्वारा। जैसे कि कौन कौन सी? इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS और विप्रो। कह रहा है इनसे पावर्ड होकर के हुआ क्या? कंट्री जो थी पोइज थी। पोइज का मतलब होता है वेल बैलेंस्ड, सेल्फ कॉन्फिडेंट। बिल्कुल आप जो एकदम तैयार होते हो ना, कह रहा बिल्कुल कंट्री रेडी थी, पोइज थी। और किसके लिए? एक ग्लोबल प्लेयर बनने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने के लिए। और शायद परहैप्स यहाँ तक कि एक आर्थिक सुपर पावर बनने के लिए, इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के लिए। आया समझ में? कंट्री की वर्ब है वॉज। पोइज्ड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है वेल बैलेंस्ड। अगर पोइज्ड वर्ड को आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद करो, फाइट करने से पहले फाइटर किस पोजीशन में होता है? दोनों पांव जमीन के ऊपर, दोनों हाथ अपने सामने, सेल्फ डिफेंड करते हुए, पोइज्ड, है ना। रेस में भागने से पहले रेसर किस पोजीशन में होता है? एक घुटना जमीन पे, एक घुटना ऊपर, है ना। पोइज्ड। पोइज्ड का मतलब होता है किसी काम के लिए बिल्कुल वेल बैलेंस्ड, सेल्फ कॉन्फिडेंट और रेडी। वहां से इस वर्ड को याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या इस पूरी रफ्तार का? कह रहा बट देन केम द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008। कह रहा लेकिन तभी आ गया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस सन 2008 का। क्राइसिस की वर्ब है यहाँ पे केम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्यों लगाया गया यहाँ पे? सोच के बताओ जरा। हैज़ कम क्यों नहीं लगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों नहीं लगा? चलो, बड़ा सिंपल सी बात है। यहाँ पे 2008 लिखा हुआ है। 2008 एक जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है पास्ट का। जब भी पास्ट का टाइम सेंटेंस में मेंशन हो, प्रेजेंट टेंस को यूज ना करें, है ना। तो क्राइसिस की वर्ब है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में केम। सेंटेंस में इन्वर्जन हुआ है क्योंकि एडवर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है। बट भी एडवर्ब, देन भी एडवर्ब। जब भी एडवर्ब से सेंटेंस शुरू करें, मेन वर्ब जो है उसको हेल्प जो है सब्जेक्ट से पहले डाल सकते हैं, है ना, डालेंगे आप। केम के बाद में क्राइसिस। क्राइसिस नाम का वर्ड आपको देखते ही याद आ जाना चाहिए। इसके ऊपर आपको नाउन चैप्टर में अच्छी अच्छी एरर्स मिलती हैं। क्राइसिस, बेसिस, थीसिस और हाइपोथेसिस, 4 ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल बनाने में आपको बड़ी दिक्कत होगी।
एक बार सभी लोग कोशिश करें इन चारों वर्ड्स का प्लूरल बनाने की। क्राइसिस, बेसिस, थीसिस, हाइपोथेसिस, इन चारों वर्ड्स का प्लूरल कैसे बनाएंगे? चलो, क्राइसिस तो ऐसे लिखते हैं, तो प्लूरल कैसे बनेगा? क्राइसिस ऐसे ही बनेगा ना। बेसिस का भी ऐसे बना देता हूँ, बेसिस, ऐसे ही थीसिस, आसानी तो है। और लास्ट में बना देता हूँ हाइपोथेसिस। दिक्कत ये है कि सिस की आवाज़ आ रही है ना लास्ट में, गलत है, तो इनका प्लूरल ऐसे नहीं बनाया जाएगा। तो कैसे बनाया जाए सर? ये पीछे कुछ भी मत लगाओ इनके, ये जो लगा हुआ है ना, ये सब निकाल दो, ये सब निकाल दो। और कैसे बनाना है? आई को ई में बदल दो खाली, बस जो आई है उसको खाली ई में बदल दोगे, इनका प्लूरल रेडी है। आए समझ में? तो चारों को आपको ऐसे ही प्लूरल बनाना होता है। आज के क्विज में कॉन्सेप्ट यूज होगा। कह रहा है इंडियाज 3 decade long structural transformation ground to a halt and remained at a standstill for more than a decade as the initial shock was compounded by years of poor economic management। कह रहा है इंडिया का 3 decade long जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन था, इंडिया का 3 दशक लंबा जो बुनियादी बदलाव था, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन था, कह रहा है वो ग्राइंड टू अ होल्ट हो गया। ग्राइंड टू अ होल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का धीमा पड़ना और फिर जमा रुक जाना, एकदम बिल्कुल रुक ही जाना। तो धीमा पड़ता पड़ता ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से रुक गया और बना रहा एक स्टैंड स्टिल पे। स्टैंड स्टिल क्या होती है? जब कोई चीज़ स्टैंड कर रही है, स्टिल एकदम अपनी जगह पे खड़ी है, ना आगे बढ़ रही है ना पीछे आ रही है, स्टैंड स्टिल। तो बिल्कुल अपनी जगह पे खड़ा रहा 1 डेकेड से ज़्यादा के लिए, 10 सालों के ज़्यादा के लिए। और क्यों? कह रहे जैसे ही जो इनिशियल शॉक था, जो शुरुआती झटका था 2008 के क्राइसिस का, वो कंपाउंड हो गया, वो और बड़ा बन गया और स्ट्रॉन्गर हो गया कई सालों की पुअर इकोनॉमिक मैनेजमेंट की वजह से, भारत की गलत या खराब इकोनॉमिक आर्थिक नीतियों की वजह से। आया समझ में? ट्रांसफॉर्मेशन की वर्ब है ग्राउंड। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बहुत बड़ा बदलाव। ट्रांसफॉर्मेशन की दूसरी वर्ब है रिमेंट्स। 3 डेकेड लोग यहाँ पे हाइफनेटेड एडजेक्टिव है, बीच में हाइफन लगे हुए हैं, अब ऑलरेडी जानते हो क्यों लगाए गए हैं। स्ट्रक्चरल मतलब बुनियादी। ग्राइंड टू ए होल्ड एक ईडियम होती है। आप इसको पंखे से कंपेयर करें, पंखे को अगर आप बंद कर देंगे 5 नंबर पे चल रहा है तो कैसे बंद होगा? वो अचानक से नहीं रुकेगा, पहले वो 5 से 4 नंबर पे आएगा, 4 से 3 की स्पीड पे, फिर 2, फिर 1, और फिर धीरे धीरे करते हुए 1.5 मिनट बाद जाके रुकेगा। ये पूरी प्रोसेस कहलाती है ग्राइंडिंग टू ए हॉल्ट। तो ग्राइंड नाम की वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है ग्राउंड। तो ये वो ग्राइंड का ग्राउंड बना के ग्राउंड टू होल्ड लिखा हुआ है। स्टैंड स्टिल आप जानते हैं ना, किसी चीज़ का आगे ना बढ़ना, रुक जाना। इसको इम्पास, डेडलॉक या स्टेलमेट भी बोलते हैं। जहाँ खड़े हो वहीं खड़े हो, स्टैंड स्टिल। शॉक की वर्ब है वॉज कंपाउंडेड। कंपाउंडेड का मतलब होता है किसी चीज़ का बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनना। इसी से कंपाउंड इंटरेस्ट भी बना है। चक्रवर्ती ब्याज 100 रुपये डाले थे, 10 साल बाद देखा वो 1000 रुपये हो गए, है ना। चक्रवर्ती ब्याज लगाए, कंपाउंड लगाए, बड़ा और स्ट्रॉन्गर बना रहा है आपके पैसों को। चलिए आगे बढ़े। कह रहा बाय द टाइम द कोविड-19 पैंडमिक स्ट्रक द वर्ल्ड हैड टर्न्ड इट्स अटेंशन अवे विद इंडिया सीमिंगली डिसअपीयरिंग फ्रॉम द ग्लोबल इकोनॉमिक मैप। कह रहे जब तक कोविड-19 पैंडमिक ने स्ट्राइक किया, स्ट्राइक मतलब चोट मारना, सेकंड फॉर्म है स्ट्रक। तो कह रहे जब तक कोविड-19 चोट मारने आया, दुनिया अपनी अटेंशन को टर्न अवे कर चुका था, इंडिया को भूल चुका था। और कैसे? इंडिया के जाहिर तौर पे डिसअपीयर हो जाने के साथ ही, गायब हो जाने के साथ ही ग्लोबल इकोनॉमिक मैप से, दुनिया के आर्थिक नक्शे से। तो ऐसा हुआ 8 से 18 के बीच का वक्त जो है, या जो 19 के बीच का वक्त है, उसमें इंडिया को पूरी दुनिया जो है उन्होंने साइडलाइन कर दिया इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। कोविड-19 पैंडेमिक की वर्ब है स्ट्रक, वर्ड की वर्ब है हैड टर्न्ड, पास एंड जो है परफेक्ट टेंस में, डिसअपीयरिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव है ना। चलिए आगे बढ़े। सिंपल सेंटेंस है यहाँ पे, ये वर्ब नोट कर लेना। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक चोट मारना, स्ट्राइक सेकंड फॉर्म स्ट्रक, थर्ड फॉर्म स्ट्रक। कह रहे इन 2021, अब आगे बताएगा कोविड के बाद क्या हुआ। हाउएवर इंडिया सडनली रीअपीयर्ड। कह रहे 21 में हालांकि इंडिया अचानक से रीअपीयर किया, फिर से इंडिया जो है डिसअपीयर होके वापस आया, रीअपीयर किया। इंडिया की वर्ब है रीअपीयर्ड। अगेन 2021 की बात है, पास का टाइम है, इसलिए पास इंडेफिनिट टेंस को यूज करना पड़ेगा। कह रहा है फॉरेन पोर्टफोलियो मैनेजर्स कन्विंस्ड दैट द कंट्री वाज ऑन द मूव अगेन फनल्ड मनी इनटू इट्स स्टॉक मार्केट सेंडिंग इट सॉरिंग। कह रहे दुनिया फॉरेन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं या मैनेजर्स हैं, जो देश से बाहर के जो फंड मैनेजर्स हैं, जो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, कन्विंस होकर के इस चीज़ से, इस चीज़ को मान लेने के बाद कि जो कंट्री है, जो इंडिया है, फिर से ऑन द मूव है, फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। कह रहा है ऐसे मैनेजर्स ने फनल इंटू कर दिया
मनी को इसकी स्टॉक मार्केट्स में। फनल इनटू का मतलब होता है डायरेक्ट इनटू करना, पोर इनटू करना, किसी चीज़ में बहा देना। तो सारी मनी को, सारे पैसे को इंडियन स्टॉक मार्केट में बहाना शुरू कर दिया। और ये काम कैसे किया सर इन्होंने? सेंड करते हुए इसको सोरिंग, सेंड का मतलब है भेजना, सोर मतलब चढ़ता हुआ, पूरी मार्केट को चढ़ाते हुए। ये स्ट्रक्चर मैं अभी आपको करवाऊंगा, है ना, सेंड समवन डूइंग समथिंग। तो पूरी मार्केट को सोर करवाते हुए, यानी कि इंक्रीज करवाते हुए, राइज करवाते हुए उन्होंने इस काम को किया। फनल क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होती है फनल, जिसमें क्या होता है आप किसी चीज़ के अंदर डायरेक्ट करते हो पूरी चीज़ को, जैसे पानी वानी या तेल इसमें डाल दो तो नीचे कैन के अंदर वो सारा का सारा डायरेक्ट होकर के पोर होने लगेगा। तो ऐसा ही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने किया, इंडिया की स्टॉक मार्केट पे रख दिया ऊपर और सारा पैसा इसके अंदर बहा दिया। आया समझ में? फनल वर्ड हमेशा याद रखना, फनल इनटू, पोर इनटू, डायरेक्ट इनटू, ऐसे ही चलती हैं ये तीनों की तीनों वर्ब्स। चलिए, सेंडिंग यहाँ पे पीपीएस है। जब ये फनल कर रहे थे तभी मार्केट को ऊपर से ऊपर चढ़वाए जा रहे थे, सेंड करते जा रहे थे, इसको सोरिंग। अब इस स्ट्रक्चर को फटाफट देखेंगे। सेंड समवन डूइंग समथिंग, अमेरिकन स्ट्रक्चर है, इंडियन न्यूज़पेपर्स में बहुत कम मिलेगी, लेकिन बहुत देखोगे आप इनको, जो है ना, बुक्स पढ़ोगे तो वहाँ मिलेगी आपको। द कार क्रैश्ड इनटू द बाइसाइकिल एंड सेंट इट फ्लाइंग। कार जो है क्रैश हो गई साइकिल में और साइकिल को उड़ा फेंका। सेंट इट फ्लाइंग मतलब उड़ा करके फेंक दिया। आया समझ में? ऐसे ही स्ट्रक्चर चलती है। इन दिस ईयर्स इलेक्शंस द वोटर सेंट हिम पैकिंग। इस साल के इलेक्शंस में वोटर्स ने उसको पैक करके फेंक दिया। सेंट हिम पैकिंग का मतलब क्या होता है? डब्बे में पैक किया और जो है सेंड कर दिया, भाई जा जाना है तुझे, है ना, इस साल आपको कोई वोट नहीं मिलेगा। द वॉर कैन सेंड द इन्फ्लेशन सोरिंग। जो वॉर जो है वो इन्फ्लेशन को सेंड कर सकती है, फेंक सकती है, ऊंचा बढ़ता हुआ, यानी सोर करता हुआ, मतलब सोर करवा के हवा में उड़वा करके बहुत तेज़ी से तेज जो उसमें इंक्रीज करवा के उसको फेंक सकती है वॉर। तो सेंड समवन डूइंग समथिंग का मतलब यही होता है किसी को कोई काम करवा के फेंक देना, है ना, बहुत तेज़ी से उसको आगे की तरफ पुश कर देना। तो ऐसा ही इन्होंने हमारी स्टॉक मार्केट को भी पुश किया, सेंड इट सोरिंग किया। याद रहेगी स्ट्रक्चर? चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, जब भी स्ट्रक्चर आपको कहीं भी मिलेगी यही मीनिंग निकलने वाला है जो आपने अभी डिटेल में सीखा है। कह रहा वेंचर कैपिटलिस्ट poured money into Digitech या डिजिटल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, seizing on India's unique combination of computer engineering talent, dynamic entrepreneurs and market potentials। कह रहा वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। जो वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? जो स्टार्टअप में पैसा डालते हैं, जो किसी कंपनी को खड़ा होने के लिए पाँवों पे पैसा दिया करते हैं। कह रहा है ऐसे वेंचर कैपिटलिस्ट ने पोर कर दिया पैसे को इंडिया के डिजिटेक यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में, इंडिया के पेटीएम में, इंडिया के जोमेटो में, है ना। और ये काम कैसे किया इन्होंने पैसा लगाया हमारे पेटीएम जोमेटो में, सीज ऑन करते हुए, एक्सप्लॉइट करते हुए, बेनिफिट लेते हुए इंडिया के एक यूनिक कॉम्बिनेशन जुगलबंदी का, और वो किसका है? कंप्यूटर इंजीनियरिंग टैलेंट का और डायनेमिक एंटरप्रेन्योर्स का और मार्केट पोटेंशियल का। तो यहाँ पे नए नए जो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं बड़े ही डायनेमिक हैं, 1 मिनट में कंपनी खोल देते हैं, कंप्यूटर बड़े अच्छे से जानते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग टैलेंट यहाँ पे भर भर के है और मार्केट में पोटेंशियल है। यहाँ पे कुछ भी लेकर के आओ, अगर वो ठीक ठाक है तो बाजार में बिकेगा। तो इस पूरी जुगलबंदी का फ़ायदा उठाते हुए हमारे पेटीएम, हमारे जोमेटो में इन्होंने पैसा लगाया, हमारी ओला में। आया समझ में? डिजिटेक स्टार्टअप यही होते हैं। कैपिटलिस्ट की वर्ब है पोर्ड, सीजिंग ऑन यहाँ पे पीपीएस से प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जब इन्होंने पैसा पोर किया उसी वक्त इस काम को साइमल्टेनियसली कर रहे थे, टेक बेनिफिट कर रहे थे। सीज ऑन एक फ्रेजल वर्ब होती है। चलिए आगे बढ़े। कह रहा इंडीड अ न्यू यूनिकॉर्न, अ स्टार्टअप वैल्यूड एट मोर देन $1 million seems to appear every month in cloud computing, education, entertainment, finance, payments and tourism। कह रहा वास्तव में एक नया यूनिकॉर्न, अब यूनिकॉर्न क्या होता है? एक ऐसा स्टार्टअप, एक ऐसी नई कंपनी जो वैल्यूड हो चुकी है $1 बिलियन से भी ज़्यादा। तो कह रहा वास्तव में एक नया यूनिकॉर्न जो है ना, एक स्टार्टअप वैल्यूड जो है जो एक बिलियन से भी ज़्यादा का, वो दिखाई देता है अपीयर होता हुआ, वो सीम्स होता है सामने आता हुआ हर महीने। और कहाँ पे? इन सभी फील्ड्स के अंदर, क्लाउड कंप्यूटिंग में, एंटरटेनमेंट में, फाइनेंस में, पेमेंट में, टूरिज्म में और एजुकेशन में। कभी पेटीएम आ जाता है, कभी मेक माई ट्रिप आ जाती है, कभी अनअकैडमी आ जाता है ना एजुकेशन में। इस तरीके से हर महीने एक यूनिकॉर्न सामने आ रहा है। यूनिकॉर्न की वर्ब है सीम्स टू अपीयर मतलब दिखाई देना। वैल्यूड यहाँ पे एडजेक्टिव है, स्टार्टअप के लिए आया। स्टार्टअप जो वैल्यूड है, वैल्यूड के बाद में हमेशा ऐड लगा के बताएं आप किस चीज़ की वैल्यू को कहाँ आंकते हैं। चलिए, कह रहा ऑल टुगेदर देर आर नाउ नियरली 70 सच यूनिकॉर्न्स इन इंडिया, मोर देन इन एनी अदर कंट्री एक्सेप्ट चाइना एंड द यूएस। कह रहा सब मिला करके अब वहाँ पे 70 से भी ज़्यादा
ऐसे यूनिकॉर्न्स इंडिया में हो चुके हैं, जो ज़्यादा हैं दुनिया के किसी भी देश से सिवा चाइना और यूएस के। तो ऐसा हो गया इंडिया में दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स, सबसे बड़ा $1 बिलियन के स्टार्टअप आपको इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। बड़े आगे यूनिकॉर्न्स की वो है आर। कह रहा मीन वाइल इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड टू लुक टुवर्ड्स इंडिया एज दे सीक टू डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्शन अवे फ्रॉम चाइना। अब बता रहा है प्रोडक्शन के अंदर चाइना से दुखी होकर के कैसे लोग इंडिया में आ रहे हैं। कह रहा है इसी बीच मीन वाइल का मतलब होता है अमिड्स ऑल ऑफ दिस, इसी पूरे ड्रामा के बीचों बीच मीन वाइल इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग जो फर्म्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मैन्युफैक्चर करने वाली, उन्होंने शुरू कर दिया है इंडिया की तरफ लुक टुवर्ड करना, इंडिया की तरफ देखना। और कैसे कह रहा है, क्योंकि वो सीख कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं डाइवर्सिफाई करने की, विविधता लाने की, डाइवर्सिफिकेशन लाने की अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी में। और कहाँ से? चाइना से दूर। तो चाइना से धोखा खाई हैं, है ना, प्यार में धोखा मिला इनको, तो ये सब के सब क्या कर रही हैं, अब इंडिया की तरफ देख रही हैं, लुक टुवर्ड कर रही हैं कि चाइना के ऊपर अब रिलाई नहीं करेंगे, चाइना से हट करके इंडिया में भी अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाएंगे। फर्म्स की वर्ब है ऑल्सो स्टार्टेड, दे की वर्ब है सीक। डाइवर्सिफाई करना मतलब डाइवर्सिफिकेशन यानी वैरायटी किसी चीज़ में लाना, विविधता लेकर के आना, डाइवर्सिफाई। चलिए कह रहा आफ्टर ऑल विद इट्स ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट, साइजेबल पूल ऑफ स्किल्ड इंग्लिश स्पीकिंग मैनेजर्स एंड वास्ट रिजर्वॉयर ऑफ यंग लो स्किल्ड वर्कर्स, इंडिया सीम्स वेल सूटेड टू प्रोड्यूस लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट गुड्स। कह रहा सब चीज़ों के बाद आफ्टर ऑल, अब किन किन चीज़ों के बाद? कह रहा है अपने बहुत ही बड़े डोमेस्टिक मार्केट के साथ ही, बहुत ही बड़े ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट के साथ ही। अच्छा दूसरी कौन सी चीज़? अपने बहुत ही बड़े साइजेबल, सिग्निफिकेंट, सब्सटेंशियल उस पूल, उस स्टोरेज के साथ ही जो है स्किल्ड इंग्लिश स्पीकिंग मैनेजर्स का। ऐसे मैनेजर्स जो कंप्यूटर भी जानते हैं, मैनेजमेंट भी जानते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, इनके साथ ही। अच्छा तीसरी कौन सी चीज़ के साथ? एक वास्ट, एक बहुत बड़े स्टोरेज के साथ में जो है जवान लड़कों का, जो लो स्किल्ड हैं, जो फैक्ट्रीज में काम कर सकते हैं। मैनेजर भी हैं, लो स्किल्ड वर्कर भी हैं, यंग भी हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, मार्केट भी अच्छी है। कह रहा इन सब चीज़ों के साथ ही हुआ क्या, इंडिया दिखाई देती है एकदम वेल सूटेड, बिल्कुल ही सूट करती है प्रोड्यूस करने के लिए लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट गुड्स को, ऐसे एक्सपोर्ट गुड्स को जिनमें लेबर की बहुत ज़रूरत होती है, लेबर इंटेंसिव होते हैं। आ गया समझ में? ये सब चीज़ों की वजह से प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ चाइना से दुखी होकर इंडिया में एस्टैब्लिश हो रही हैं इंटरनेशनल। कह रहा ऑल दिस हैज़ लेफ्ट मैनी आस्किंग इज़ इंडिया बैक। कह रहा ये सब चीज़ें जो हमने आपको बताई ना, ये सब चीज़ें जोमेटो, पेटीएम, ये सब चीज़ें, कह रहा ये सब चीज़ों ने छोड़ दिया है बहुत लोगों को आस्क करते हुए। इन सब चीज़ों की वजह से बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या इंडिया की वापसी हो चुकी है? इज़ इंडिया बैक। ऑल की वर्ब है हैज़ लेफ्ट, इंडिया की वर्ब है इज़, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव होने की वजह से यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये जो आप बीच में हाइफन्स देख रहे हो, ये हाइफन आ रहा है ना, एक डैश यहाँ पे आ रहा है बड़ा वाला, ये हाइफन नहीं है, इसको एम डैश बोलते हैं। और ये जो आप यहाँ पे कॉलम देख रहे हो, इनको मैं अलग से इस संडे की वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। राइटिंग स्किल्स के कोर्स वाले मेंबर्स के लिए वो वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, संडे को आप लोगों को यूट्यूब पे भी मिलने वाली है, तो वहाँ से आप देखना ये कहाँ पे यूज़ करने होते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स आप देख पाओगे। चलिए लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं। कह रहा द क्वेश्चन इज़ फार मोर डिफिकल्ट टू आंसर दैन सम ऑफ द रीसेंट इकोनॉमिक डेटा सजेस्ट। कह रहा अब यही सवाल है ना, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, फार मोर डिफिकल्ट है। और किस लिए? जवाब देने के लिए। और बजाय किसके? कुछ जो जैसा कि जो कुछ रीसेंट इकोनॉमिक डेटा सजेस्ट करते हैं, बजाय उसके। अगर आर्थिक डेटा देखो तो वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, लेकिन ये सवाल बड़ा आसान नहीं होगा जवाब करना उस डेटा के बावजूद। क्वेश्चन की वर्ब है इस, डेटा की वर्ब है सजेस्ट, प्लूरल नाउन है डेटा इसलिए प्लूरल वर्ब है। डेटा, डेटम, पोडिया, पोडियम, स्टेडिया, स्टेडियम, बैक्टीरिया, बैक्टीरियम, याद है ना, बेसिक ग्रामर में सीख चुके हो आप, वही डेटा है ये। चलिए अब एक छोटा सा ग्रामर रूल करवा देते हैं फटाफट से आपको। बहुत बार अक्सर आप गलती ये करते हो कि कंपैरेटिव डिग्री के आगे मोर, वेरी या सो लगा देते हो, सुपरलेटिव डिग्री के आगे द मोस्ट लगा देते हो। मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। मान लीजिए ऐसा लिखाओ, निकिता इज़ वेरी स्मार्टर, या मोर स्मार्टर, या सो स्मार्टर देन शालिनी। निकिता जो है ज़्यादा स्मार्ट है शालिनी से। मान लीजिए एक और लड़की है बीच में, मोहिनी, ठीक है, मोहिनी। अब ये शालिनी तो एकदम बिल्कुल पढ़ती लिखती है नहीं, आपने बोला मोहिनी जो है इससे स्मार्ट है, ठीक है। अब आपने बोला मोहिनी तो ठीक है ही स्मार्ट, निकिता जो है वो और भी ज़्यादा स्मार्ट है।
तो जब और भी ज़्यादा की बात होती है इंग्लिश में, तब कंपैरेटिव डिग्री के साथ लोग अक्सर ये गलती कर देते हैं वेरी मोर या सो लगाने की। तो सो स्मार्टर लगाएंगे या मोर स्मार्टर लगाएंगे या वेरी स्मार्टर लगाएंगे जब और भी ज़्यादा की बात करें। तो क्या करना है सर इस केस में? बड़ा आसान है, मोर वेरी सो को कभी भी स्मार्टर यानी कि कंपैरेटिव डिग्री के आगे यूज़ ना करें। तो क्या यूज़ करना है? या तो मच को यूज़ करना है या फार को यूज़ करना है। तो आप यहाँ लिखें निकिता इज मच स्मार्टर देन शालिनी, या निकिता इज फार स्मार्टर देन शालिनी। यहाँ पे इज अंडरस्टूड है, लगाओगे तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है। देन कंजंक्शन अपने बाद में क्या लेती है? एक पूरा क्लोज लेती है। तो शालिनी इज ऐसा आप लिखेंगे। उसी तरीके से सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी लोग गलती करते हैं द मोस्ट लगाने की। जैसे निकिता इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट इन द एंटायर स्कूल। अब एक दो लड़कियां और भी थी, वो भी बहुत स्मार्टेस्ट थी, है ना। आपने बोला भाई वो तो ठीक है, दोनों तो हैं ही सबसे तेज, निकिता तो और भी ज़्यादा तेज है। तो कहने का मतलब है ये द मोस्ट यहाँ पे गलत है। इसका सीधा सा इलाज है, यहाँ आप लिखेंगे बाय फार, और या फिर मच द। तो बाय फार द स्मार्टेस्ट या मच द स्मार्टेस्ट इन द एंटायर स्कूल, है ना। चलिए आज के क्विज में कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ये बड़ा आसान सा है, जानते हो आप, सीख चुके हो। अगर नहीं जानते हो तो कह रहा है, कहाँ गया, कह रहा है विदाउट ए डाउट India has made impressive recent progress in building the hardware of economic success. Its physical and digital infrastructure, its ability to provide tangible basic goods to its population, and its strong base of skilled engineers and entrepreneurs. कह रहा है बिना किसी डाउट के, कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, इंडिया ने बड़ी बड़ी इंप्रेसिव रीसेंट प्रोग्रेस की है। इंप्रेसिव को क्या बोलते हैं सर? टेलिंग। ऊपर अभी बताया था ना, इंप्रेसिव हो, पावरफुल हो, इफेक्टिव हो, तो उसके लिए वर्ड होता है टेलिंग। तो कोई डाउट की बात नहीं है, इंडिया ने तगड़ी प्रोग्रेस की है रिसेंट में बिल्ड करने में हार्डवेयर को इकोनॉमिक सक्सेस के। अब वो हार्डवेयर क्या क्या चीज़ें हैं? इसका फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरी चीज़ है हमारी एबिलिटी जो है प्रोवाइड करने की छुए जा सकने वाले बेसिक गुड्स को हमारी पॉपुलेशन को। 140 करोड़ की आबादी को बोलो अनाज बांट रहे हैं, है ना, हर महीने बांटा जा रहा है, अनाज के साथ में दालें भी दी जा रही हैं, है ना। तो ये एबिलिटी। और तीसरी चीज़ है इसका स्ट्रॉन्ग बेस है जो स्किल्ड इंजीनियर्स का और एंटरप्रेन्योर्स का। तो अपने आप में एक बहुत ही इंप्रेसिव चीज़ है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया ने हार्डवेयर इकोनॉमिक सक्सेस का बिल्ड कर लिया है। इंडिया की वो हैज़ मेड इंप्रेसिव, आप जानते हैं, टेलिंग, टेंजिबल, जिसको छुआ जा सके, समथिंग दैट कैन बी टच्ड। और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा है येट एट द सेम टाइम द कंट्री कंटिन्यूज टू स्ट्रगल to fix its software, the crucial economic framework under which domestic entrepreneurs and foreign firms operate. कह रहा है फिर भी उसी वक्त पे एट द सेम टाइम कंट्री आज भी जारी है, कंटिन्यू है स्ट्रगल करना, जूझना, फिक्स करने को, सही करने को इसके सॉफ्टवेयर को। हार्डवेयर अच्छा है, सॉफ्टवेयर ख़राब है। अब सॉफ्टवेयर क्या है? क्रूशियल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, जो बड़ा ही ज़रूरी आर्थिक ढांचा है, जो जिसके नीचे हमारे डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स और फॉरेन फर्म्स को ऑपरेट करना चाहिए। तो पॉलिसी फ्रेमवर्क अच्छा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया ने काफ़ी सुधार लिया है। कंट्री की वर्ब है कंटिन्यूज, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की वर्ब, ये तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, यह है यहाँ पे अपोजिशनल। इस पूरे सॉफ्टवेयर के लिए बताने वाला एक जो है ना नाउन है यहाँ पे, पूरा फ्रेज। ये सॉफ्टवेयर क्या है? ये क्रूशियल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है। डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स और फॉरेन फर्म्स की वर्ब है मस्ट ऑपरेट। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कभी भी काउंट मत करना, एस मत लगाना, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर या पीस ऑफ हार्डवेयर ही आप लिखते हैं। बढ़े आगे, फ्रेमवर्क मतलब ढांचा। कह रहे पॉलिसीज आर चेंज एब्रप्टली, रूल्स आर ऑल्टर्ड टू फेवर सर्टेन फॉर्म्स। कह रहे पॉलिसीज चेंज किए जाते हैं एब्रप्टली, अचानक से, कभी भी कानून जो है सडनली चेंज हो जाते हैं, और रूल्स को बदला जाता है फेवर करने के लिए सर्टेन फॉर्म्स को, कुछ खास जो है ऑर्गेनाइजेशंस को। ऐसा इंडिया में होता है। पॉलिसीज की वर्ब है आर चेंज, पैसिव वॉइस में रूल्स की वर्ब है आर ऑल्टर्ड। एब्रप्टली का मतलब होता है सडनली, अचानक से, स्पॉन्टेनियसली, बिना किसी प्लानिंग के। कह रहा है एज ए रिजल्ट domestic entrepreneurs and foreign firms have been reluctant to undertake the investments needed to exploit India's rapidly advancing hardware. कह रहा है इसी के नतीजन, एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप, डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स और फॉरेन फर्म्स जो हैं वो रही हैं बहुत ही रिलक्टेंट, बहुत ही अवर्स, बहुत ही अनविलिंग, डिसइंक्लाइंड, बिल्कुल भी रेडी नहीं है वो कि वो अंडरटेक करें इन्वेस्टमेंट्स को, वो एग्जीक्यूट करें इन्वेस्टमेंट्स को, निवेश को, और वो निवेश जो ज़रूरी है फ़ायदा उठाने के लिए इंडिया के तेज़ी से बढ़ते हुए हार्डवेयर का। सॉफ्टवेयर ख़राब है, इस वजह से कोई इन्वेस्टमेंट ढंग से कर पा रहा नहीं है। इन दोनों की वर्ब है हैव बिन, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में, रिलक्टेंट आप जानते हैं, डिसइंक्लाइंड, अनविलिंग,
नीडेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो इन्वेस्टमेंट जिनको ज़रूरत है ना, नीडेड है। रैपिडली मतलब तेज़ी से, स्विफ्टली क्विकली, है ना, रैपिडली। आगे कह रहा है वेदर इंडिया मैनेजेस टू बूम अगेन एंड बिकम अ सीरियस ऑल्टरनेटिव टू चाइना विल डिपेंड ऑन वेदर द कंट्री कैन फाइनली ओवरकम द लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेक्ट्स इन पॉलिसी सॉफ्टवेयर। अब बता रहा है फ्यूचर क्या है, कह रहा है हाँ या ना, इंडिया मैनेज कर पाती है नहीं कर पाती, और क्या करना, बूम करना, अचानक से ग्रो करना तेज़ी से फिर एक बार, और बन पाती है नहीं बन पाती एक सीरियस ऑल्टरनेटिव, एक संजीदा जो है विकल्प चाइना का। तो क्या ये काम इंडिया कर पाती है या नहीं कर पाती, वेदर इंडिया मैनेजेस टू डू दैट और नॉट। कह रहा है दिस थिंग और दिस क्लॉज विल डिपेंड ऑन, ये पूरी तरीके से निर्भर होगा, डिपेंड ऑन होगा, रिलाई ऑन करेगा इस चीज़ पे वेदर कि कंट्री क्या फाइनली ओवरकम कर पाती है या नहीं कर पाती, कंट्री जो है जीत पाती या नहीं पाती अपने लंबे वक्त से बने हुए कमियों को, डिफेक्ट्स को इसके पॉलिसी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो अगर ये कमियां दूर करेंगे तभी आप फ्यूचर में चाइना का ऑल्टरनेटिव सीरियसली बन सकते हैं। कहने को तो बन जाओ, सीरियसली बन पाओगे नहीं बन पाओगे इस पर डिपेंड करेगा। इंडिया की वर्ब मैनेजेस, इस पूरे क्लोज की वर्ब है वेदर वाले की, विल डिपेंड, डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, हिंज ऑन, ये ऐसे ही चलेगा, इनके बाद में कभी ऐड मत लगाया ना, डिपेंड ऐड मत लिखाना, रिलाई ऐड मत लिखाना, है ना। गलती भी करके दिखा रहा हूँ जानबूझ करके, ताकि गलत करो तो आपके अंदर से आवाज़ आए, सर हिंज ऐड नहीं होता पेपर में, मुझे याद आया आपने बताया तो, है ना। कंट्री की ओवर विल फाइनली ओवरकम, कैन फाइनली ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है किसी पे जीत पाना, फतह पाना। कह रहा इफ नॉट द रीसेंट ग्रोथ स्पर्ड इज लाइकली टू प्रूव अनदर फॉल्स स्टार्ट इन अ कंट्री ऑफ इमेंस प्रॉमिस। कह रहा अगर नहीं कर पाई मान लो अनफॉर्चुनेटली, तो हाल ही में जो ग्रोथ स्पर्ड आया है कोविड के बाद में, जो विकास में तेजी आई है, एक्सप्लोजन आया है, स्पर्ड का मतलब होता है विस्फोट, है ना, एक्सप्लोजन। तो एक बहुत सा जो आया है वो लाइकली है, संभावित है कि वो प्रूव हो जाएगा, साबित हो जाएगा एक दूसरी फॉल्स स्टार्ट, और किस में, एक ऐसी कंट्री में जो इमेंस प्रॉमिस से भरी हुई है, जिसमें बहुत सारे वादे हैं, बहुत सारा पॉसिबिलिटीज़ है ना, ऐसी संभावना वाली कंट्री में एक फॉल्स स्टार्ट हो जाएगी। फॉल्स स्टार्ट क्या होता है, आपको लगता है कोई चीज़ स्टार्ट हो गई है लेकिन एक्चुअल में वो स्टार्ट नहीं होती, है ना, हल्का सा मूव करती है, आपको लगता है अब ये भागेगी लेकिन वो भागी नहीं, आपको सिर्फ धोखा दे गई। स्पर्ट की वर्ब है इज, स्पर्ट मतलब एक्सप्लोजन, विस्फोट, इमेंस मतलब बहुत बड़ा। चलिए इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, बड़ा ही, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे आर्टिकल्स, है ना, आपका दिमाग का दायरा खोलते हैं, क्योंकि अपना ही तो पढ़ रहे हैं हम रोज़, कभी बाहर वालों का भी तो पढ़ के देखें वो कैसा लिखते हैं और हमारे बारे में वो क्या सोचते हैं, ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। अब फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक बड़ी सी स्टोरेज को क्या बोलते हैं सर, आप मुझे बताएंगे, करवा चुका हूँ मैं अच्छे से, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रिजर्वॉयर बोलते हैं, पोइज्ड बोलते हैं, स्पर्ड बोलते हैं, क्वैकमायर बोलते हैं। आंसर भी निकालो और बाकी के तीनों ऑल्टरनेटिव्स का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, सिर्फ आंसर्स की बात नहीं है। थर्ड और फोर्थ में 2 क्वेश्चंस हैं, आपको एरर्स के मिलेंगे, कोशिश करो ढूंढने की। हिंट मैं आपके सामने डाल रहा हूँ, हिंट मैं आपके सामने डाल रहा हूँ, अगर कोशिश करोगे तो 2 एरर्स आपको इसमें मिल जाएंगी। अब बचे 2 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन के, यहीं पे वीडियो को पॉज करो, दोनों को ट्राई दो। मैं करवा रहा हूँ लेकिन पहले आपको करना आना चाहिए, अच्छे से आपने पढ़ा है ना। वीडियो को पॉज करो, कोशिश करो, फिर मैं करवाता हूँ, उससे मैच करना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स इज नॉट अ रीजन बिहाइंड इंडियाज बिकमिंग अ मेजर इकोनॉमिक हब। इनमें से कौन सा ऐसा ऑल्टरनेटिव है जो एक रीजन नहीं है भारत के प्रोडक्शन इकोनॉमिक हब बनने का। सारी दुनिया की जो प्रोडक्शन इंडिया में हो रही है, वो कौन सा रीजन इनमें से वो है जो उसका रीजन नहीं है, है ना। पहला, अ साइजेबल डोमेस्टिक मार्केट, दूसरा अ लार्ज इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स, तीसरा एब्रप्ट चेंजेस इन इंडियाज पॉलिसी इकोसिस्टम, चौथा अ पूल ऑफ यंग लो स्किल्ड वर्कर्स। अगर आप इस आर्टिकल में जाओगे तो यहीं पे दिखा देगा आपको, कहाँ दिखाएगा, मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म्स। तो इसमें 4 चीज़ें बताइए इसने क्यों इंडिया में लोग आ रहे हैं। एक तो चाइना का ऑल्टरनेटिव ढूंढने आ रहे हैं, दूसरा डोमेस्टिक मार्केट बड़ी है, तीसरा यहाँ पे स्किल्ड वर्कर है, इंग्लिश बोल लेते हैं, और चौथा मजदूर भी बड़े बढ़िया हैं, यंग है, कम पैसे पे स्किल्ड लेवल काम करने को मिल जाती है। तो इन चारों को अगर छोड़ दें, कोई और लिखा हुआ है तो वो आपका आंसर बन जाएगा, है ना। तो इन चारों में से कौन कौन से आगे, सी तो आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है, हमें तो वो चाहिए जो नॉट हो, जो ना हो, तो सी तो बिल्कुल बनता ही है। लार्ज इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स भी बन गई, मजदूर भी मिल गए आपको, यंग लो स्किल्ड वर्कर्स। अब ये जो आप देख रहे हो ना, एब्रप्ट चेंजेस इन इंडियाज पॉलिसी इकोसिस्टम, ये एक्चुअल में इंडिया को प्रोडक्शन हब नहीं बना रहा, बल्कि जो बना है उसको बिगाड़ रहा है। ए आपका आंसर है।
अगर मीनिंग से जाओ तो वैसे भी निकल जाएगा, और आर्टिकल पढ़ा है आपने तो वहाँ से जाके उस लाइन से, सेंटेंस से भी निकाल सकते हो। ए बिल्कुल उल्टा है, मीनिंग के हिसाब से बिल्कुल गलत है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट हैज़ बीन द प्राइमरी रीजन बिहाइंड इंडिया स्टॉल्ड राइस। पैसेज के हिसाब से सबसे बड़ा रीज़न क्या है इंडिया के स्टॉल्ड राइस का? जो राइस इंडिया कर रहा था उसके रुक जाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, प्राइमरी रीज़न क्या है? कोविड पैंडमिक है, इंडिया का इंडायरेक्ट चैलेंज है, चाइना की हेजेमनी को, चाइना की लीडरशिप को, या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है 2008 का, या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है? तो इसका आंसर आपको यहीं शुरू में मिल रहा है। ये बता रहा है कि दो चीज़ों की वजह से इंडिया का जो राइस वो स्टॉल हुआ, एक तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 का, और फिर कई दशकों की खराब पुअर इकोनॉमिक मैनेजमेंट। तो दोनों में से जो भी आंसर आपको मिले, जो भी ऑल्टरनेटिव मिले, वो आपका आंसर बन जाएगा। तो वो पुअर इकोनॉमिक जो मैनेजमेंट है वो तो हमने नहीं लिखा, लेकिन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हमने यहाँ पे लिख दिया है। यही सबसे बड़ा रीज़न है, प्राइमरी रीज़न है इंडिया के रुकने का, राइस के स्टॉल हो जाने का। तो डी आंसर है, पहले में ए आंसर है। बाकी के आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूँ इसी वीडियो के नीचे, जाके चेकआउट कर लेना। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू कोर्सेज, अगर एसएससी, बैंक, यूपीएससी के राइटिंग स्किल से कोर्स आपको चाहिए, आप जाके ऐप पे पढ़ाई कर सकते हो, और ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो। मुलाकात होगी कल। लाइक और एक शेयर जरूर से देना सेशन को। अंटिल देन, साइनिंग आउट।